जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे मुगल साम्राज्य। और इससे पहले हमारा मिडाइवल हिस्ट्री जो चल रहा था, तो वो हमारा अरबों का आक्रमण यानी मोहम्मद गजनवी, अ, मोहम्मद बिन कासिम, ये सब जो आते हैं भारत पे आक्रमण करते हैं, वो सब हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हमने देखा दिल्ली सल्तनत, यानी जो दिल्ली सल्तनत में पांच वंश यानी पांच राजाओं का जो राज होता है वंश का, वो देखते हैं। फिर उसके बाद जो उसके समकालीन साम्राज्य चल रही थी यानी विजयनगर साम्राज्य, वो भी हमने देखा। और उसके बाद आती है मुगल साम्राज्य। तो आज हम मुगल साम्राज्य कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में अंग्रेज़ों के बारे में देखेंगे, यानी अंग्रेज़ भारत पे कैसे आते हैं और वो कैसे राज करते हैं। उसके बाद देखेंगे गांधी जी के बारे में कि गांधी जी 1915 में भारत आते हैं और भारत को आज़ादी कैसे दिलाते हैं, मुख्य रोल क्या रहता है उनका, कितने सारे आंदोलन करते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। और फिर 1857 तक यानी हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। फिर 1947 में देश आज़ाद होता है और 1950 में संविधान लागू होता है। उसके वहीं तक हमको मेन हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद की हिस्ट्री उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब करंट अफेयर्स में या पॉलिटी में ये सब में आ जाएगी। बाकी मेन हिस्ट्री जो मोटा मोटी आप लेके चलें, बस देश की आज़ादी और संविधान लागू तक ही है। तो 4 से 5 दिन के क्लास में हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा और फिर चलेगी सिर्फ प्रैक्टिस सेट। जो कि जो प्रैक्टिस सेट हमारी चल रही थी, टारगेट सीरीज की 50 क्वेश्चन, उसकी पीडीएफ अपलोड है टेलीग्राम पर, लिंक बायो में, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ ले लें और एक से दो बार रिवीजन कर ले। तो चलिए देखते हैं मुगल साम्राज्य, आज का टॉपिक है। तो मुगल साम्राज्य शुरू करने से पहले मुगल साम्राज्य की विस्तृत इतिहास, यानी ये कब से कब तक राज करते थे। 1526 से 1857 की क्रांति तक राज करते हैं मुगल भारत पर। और 1857 में जो मुगल के अंतिम शासक था, वो उनको रंगून भिजा के अंग्रेजों ने मार दिया। अब वो क्यों मारते हैं उसे भी बताऊंगा लास्ट में। तो देखते हैं पहला मुगल साम्राज्य की पृष्ठभूमि एवं स्थापना। तो देखो, मुगल शब्द की उत्पत्ति, यानी मुगल शब्द का मंगोल से निकलता है। मुगल का मतलब मंगोल, यानी जो मुगल सल्तनत थी ना, वो जो सबसे पहला फाउंडेशन फाउंड करता है बाबर, वो किस वंश से रिलेटेड था, तो उसकी जो माँ थी वो चंगेज खान, जो मंगोल थे चंगेज खान, उससे रिलेटेड थी। और बाकी इनके जो पिता थे वो तैमूर थे। तो ये लोग अपने आप को मंगोल ना मान के बल्कि तैमूर मानते थे। तो लेकिन ये शासक खुद को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान का नाम नरसंहार से जुड़ा था। वे खुद को तैमूर कहते थे क्योंकि वे मध्य एशिया विजेता तैमूर लंग के वंशज थे। यानी जो बाबर यानी मुगलों जो थे वो तैमूर वंश के ओरिजिनल वंशज थे। वो माता तरफ से मंगोल के रिलेटिव में आते हैं, इसीलिए वो फिर मंगोल नहीं कहलाना चाहते थे। जैसे कि मुगल सल्तनत की स्थापना करता कौन, बाबर। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले बाबर के बारे में, और आज हम मुगल सल्तनत कंप्लीट कर लेंगे। तो भारत में मुगल शक्ति का उदय यानी 1526 से 1530 तक बाबर राज करता है। आप प्रारंभिक जीवन बाबर की बात करें तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में होता है। कहाँ होता है, तो फरगान में होता है। तो देखो, ये सब थ्योरी है, ये सब आपको याद करना नहीं है, आपको बस समझना है कि हाँ, इसका जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ और फरगाना में हुआ। और अब का उज्बेकिस्तान यानी अभी का नाम उज्बेकिस्तान में हुआ। पिता उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर वंश के थे, यानी पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्ज़ा। और ये किस वंश से था, ये इंपॉर्टेंट है, तैमूर। ये आप सिर्फ वंश याद रख लीजिएगा। फिर देखो, भारत पर आक्रमण के कारण, तो मध्य एशिया में बार बार असफलता और भारत की अपार धन, यानी भारत में अपार धन थी, जिसके कारण ये जो तैमूर लोगों का भारत पे नज़र था और सभी लोग का भारत पे नज़र था। जैसे मेडिएवल हिस्ट्री शुरू ही होती है, लूटपाट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं मुगलों के बारे में कि हाँ, मुगल ने जितना भारत का धन लूटा कहीं बाहर नहीं लेकर के गया। भारत में जो लूटा भारत को ही दिया, यानी भारत में ही खर्च किया। बाकी से अगर हम भारत को लूटने का अगर बोले तो अंग्रेज़ों का बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ जितना लूटा सब वो बाहर लेके गया अपना। स्वीडन, इंग्लैंड, जो उनका देश है, लंदन, सब वहाँ लेके चल गया। यानी ये जो दिल्ली सल्तनत के थे और बाकी मुगल थे, ये सब भारत को नहीं लूटते। भारत को कौन लूटता है, तो अंग्रेज़ लूटते हैं। तो अब वो कैसे लूटते हैं और कितना धन लूटते हैं, तो वो भी मैं जब अंग्रेज़ों के बारे में बताऊंगा तो वो बताऊंगा। और आप लोगों की बहुत सी मानसिकता होगी कि हाँ, मुगल मुसलमान है तो ये भारत को लूटा है, लेकिन नहीं। आप व्हाट्सएप मीडिया को छोड़िए और असली इतिहास पढ़िए कि असली इतिहास क्या कहता है। और आप भी एक एस्पिरेंट हो तो ये सब भेदभाव में ना रहें, अपना पढ़ाई पे ध्यान दें और करियर पे ध्यान दें। क्योंकि देखो, इतिहास जब आप गहराई से पढ़ोगे ना, तो आपको सारा ये जातिवाद निकल जाएगा, यानी ये सब आपके मन में रहेगा ही नहीं।
तो देखो ये भारत पर आक्रमण करने का अपार धन का कारण था और संपदा, यानी यहाँ खनिज भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कब होता है? तो 1526 में होता है, और इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसको भी लेकर अपने आप से एक बार पढ़ लेना। और बाबर के पास केवल 12,000 सैनिक थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थी। देखो, बाबर के पास 12,000 सैनिक थी और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख। फिर भी बाबर क्यों जीत जाता है? तो देखो, ये सब क्वेश्चन आपने सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पे सुने होंगे कि यूपीएससी क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। यूपीएससी ये पूछेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध क्यों हुआ? यानी जो पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था, तो क्यों हुआ ये पूछता। तो देखो, आपको ये ध्यान में रखना है। बाकी अगर हमारा क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ये पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध क्यों हुआ, ये नहीं पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, ये पूछेगा, क्योंकि हमारा 1 डे का एग्जाम है, यानी ऑब्जेक्टिव वाला, लिखित नहीं है। तो हमें ये सब पॉइंट याद करना है। और क्वेश्चन यहाँ ये भी बन सकता है, देखो एसएससी या कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, तो हमें हर एक चीज पॉइंट लेकर चलना है। तो 12,000 सैनिक बाबर के पास था और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक था। तो इब्राहिम लोदी क्यों नहीं जीता? तो बाबर की जीत के दो प्रमुख कारण हैं। कितने? दो। तो पहला है तोपखाना, यानी तोपों का शुरुआत बाबर करता है। और तुलुगामा युद्ध पद्धति, यानी तुलु जो उधर की अपनी जो तैमूर की जो रेडी थी, यानी युद्ध करने का वो। देखो युद्ध का, आप किसी भी देखे होंगे, पीछे भी जितने वंशज पढ़े होंगे या आप कहीं भी पढ़े होंगे, तो अगला शासक तभी जीतता है वो, उसके पास कितने सैनिक है वो ज़्यादा मैंने नहीं रखता, मेन रखता है कि हाँ, वो राजनीति किस तरीके से करता है, यानी उसके पास माइंडसेट क्या है, वो किस तरीके से जीतता है वो मायने रखता है। बाकी यहीं देख लो, ये 12,000 सैनिक लेकर आया, इसके पास 1 लाख सैनिक का, जीत गया बाबर। तो वही होता है, दुश्मनों को चारों ओर से घेरना, यानी चारों ओर से घेर के मारा, इसलिए 1 लाख हो या 12,000 हो, जीतेगा जिसके पास सही दिमाग होगा, सही स्ट्रेटेजी होगी, वही जीतेगा। जैसे आप पढ़ने का भी, आप को इतना सारा मिल जाए पढ़ने के लिए, और आपके पास सही स्ट्रेटेजी नहीं रहे, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो देखते हैं बाबर की प्रमुख तोपाजी, यानी उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। तो देखो ये दो नाम है, इसको आपको याद करना है। यानी बाबर के दो प्रमुख तोपाजी, यानी तोप दागने वाला, यानी तोप चलाने वाला। तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, तो ये दो नाम है, इसको आप इंपॉर्टेंट समझ के नाम याद कर लीजिए। फिर देखो, पानीपत का एक युद्ध हो गया। फिर दूसरा वो युद्ध है खानवा का युद्ध, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको युद्ध करना, याद करना ही पड़ेगा। खानवा का युद्ध कब होता है? तो ठीक उसके 1 साल बाद, 1527 में। तो देखो बाबर जो आता है, ये काफ़ी स्ट्रगल में रहता है, यानी 4 साल रहता है भारत में, चारों साल युद्ध ही लड़ता है, और उसके बाद फिर अपने वंशज को छोड़ के चला जाता है, यानी ये स्ट्रगल करता है, बाकी इसके वंशज आराम करते हैं। तो खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो राणा सांगा के विरुद्ध हुआ, और बाबर ने इसे धर्म युद्ध यानी जिहाद घोषित किया। यानी जिहाद मतलब होता है धर्म का अ, उल्लंघन करना, उसे जिहाद कहते हैं। जिहाद घोषित किया और शराब न पीने की कसम खाई। यानी शराब ना पीने की मतलब लोगों को अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए ये कस्में खाई कि हाँ, हम शराब नहीं पिएंगे, ये वो आज अलाना फलाना। और लोग इसके तरफ हुए जो बहुत से राणा सांगा से असंतुष्ट थे। अजीत के बाद गाजी की उपाधि ली, यानी बाबर को किस चीज़ की उपाधि मिली? तो गाजी की। तो ये इंपॉर्टेंट है, गाजी, यानी क्वेश्चन ये बने कि बाबर को किस चीज़ की उपाधि मिली थी? तो गाजी की उपाधि ली। और सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो उसने हाँ, मुबायान नाम से भद्र शैली विकसित की और आराम बाग, यानी आगरा में बनाया। ये एक आराम बाग बनाया आगरा में, कौन? बाबर। तो देखो ये दो युद्ध हैं, ये दो इम्पोर्टेंट है। बाकी दो युद्ध आ रहे हैं, तो वो मैं यहाँ लिखना भूल गया, उसे मैं पीडीएफ में बनाऊंगा, तो उसे भी ऐड करके दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम से लेकर इसको फिर से पढ़ लीजिए। लेकिन इम्पोर्टेंट यही दो युद्ध है, खानवा का युद्ध और ये। और इसकी मृत्यु 1930 में हो जाती है। फिर इसके बाद आता है हुमायूँ। तो संघर्ष और निर्वासन, यानी ये भी थोड़ा स्ट्रगल करता है, पर इसे भगाऊ राजा कहते हैं, यानी ये भागने वाला, ये भाग जाता था छोड़ के। और ये 1530 से 1556 तक राज करता है। और इसकी मृत्यु पता है कैसे होती है? मतलब किताब लाइब्रेरी होती है ना, उससे पढ़ के उतर रहा था, उसकी सीढ़ी से गिर के इसकी मृत्यु होती। तो देखो हुमायूं का अर्थ, तो भाग्यशाली, यानी हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। और लेकिन इतिहासकार नैनपुल ने अनुसार वह जीवन पर लड़खड़ाता रहा। लड़खड़ाना मतलब भागता ही रहा, कभी इधर भागा। जो शेरशाह सूरी था, उससे हार कर ये 2 बार भाग चुका है इंडिया छोड़कर। फिर इसने आया और शेरशाह सूरी के मरने के बाद ये फिर से
मुगल सल्तनत स्टार्ट कर देता है। और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हुई, यानी सीढ़ी से गिरते हुए इसकी मृत्यु हुई थी, यानी लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हुई, यानी भागते रहा और मृत्यु भी इसकी वैसे ही हुई लड़खड़ाते हुए। तो देखो चुनौतियाँ, इसकी भी काफ़ी चुनौती का सामना किया इसने। तो हुमायूँ ने अपने पिता के निर्देश पर साम्राज्य को अपने भाइयों यानी कमरान, अस्करी और हिंदल यानी 3 इसके भाई थे में बाँट दिया। यानी इन तीनों को बाँटता है जो हिस्सा इनका हो, और जो उसकी सबसे बड़ी राजनीति भूल थी। और ये सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि देखो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 कट्ठा है, 1 कट्ठा में कितनी डिसमिल होती है? तो 4 डिसमिल होती है। अगर आप अगर 1 कट्ठा आपके पास रहेगा तो आपके पास ज़्यादा ज़मीन रहेगी। अगर आप सभी को बाँट देंगे यानी चारों को, तो आपके पास 1 डिसमिल रहेगी। तो आपकी ये भूल रही, लेकिन एक राजा के नाते भूल हुई, लेकिन एक भाई के नाते ये सही काम किया। और शेरशाह सूरी से टकराव, यानी शेरशाह सूरी से ये टकराता है और शेरशाह सूरी के हारने के कारण इसे भागना पड़ता है। और लेकिन शेरशाह सूरी के मरने के बाद ये फिर से भारत पर आकर अपना शासन स्टार्ट कर देता है। तो देखो ये लड़ता है पहला चौसा का युद्ध। 5039 में किसके साथ? तो शेरशाह ने हुमायूं को हराया और हुमायूं ने निज़ाम नामक भिश्ती की मदद से गंगा नदी पार कर अपनी जान बचाई। यानी क्वेश्चन यहाँ ये बने कि शेरशाह सूरी को हराने के बाद हुमायूं ने किसके मदद से गंगा नदी पार की थी? तो वो किसके थे? तो निज़ाम नामक भिश्ती की, यानी भिश्ती मतलब नाव चलाने वाला। तो निज़ाम नामक एक आदमी से मदद लेकर ये गंगा नदी पार करता है और अपनी जान बचाता है और इंडिया से भाग जाता है। फिर देखो दूसरा युद्ध होता है कन्नौज का युद्ध। तो बेलग्राम का युद्ध यानी 1540 में। तो कन्नौज का युद्ध कब होता है? 1540 में। तो हुमायूं की निर्णायक हार हुई और वह 15 वर्ष के लिए ईरान चला गया, यानी 15 वर्ष के लिए ये इंडिया से गायब रहा था। तो फिर आता है जब शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद। फिर वापसी इसकी कब हुई? तो 1555 में हुई। और मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध जीतकर उसने पुनः दिल्ली पर अधिकार किया। यानी ये 15 वर्ष बाद 1555 में आता है और ये 2 युद्ध जीतकर पुनः दिल्ली में अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। और विशेष तथ्य की बात करें तो हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। ज्योतिष मतलब जो आगे फ्यूचर देखने वाला, उसे ज्योतिष बोलते हैं, उस पर विश्वास करता था। इसीलिए वह सप्ताह के सातों दिन 7 अलग-अलग रंगों के कपड़े पहनता था। यानी जो ज्योतिष था उन्हें कुछ इनको बताया था कि हाँ, आप सप्ताह के सातों दिन में अलग-अलग रंग के कपड़े पहने, नहीं तो आपको ये अनहोनी होएगी। तो जिसके कारण सप्ताह में सातों दिन अलग-अलग रंग के कपड़ा पहनता था। फिर देखो इसके बाद आता है अकबर महान। तो देखो अकबर महान क्यों कहलाया ये भी मैं बताऊँगा अभी। तो साम्राज्य का शुद्धिकरण तो देखो तो ये 1565 से 1605 तक राज करता है। 1556 से 1605 तक राज करता है। कौन? अकबर महान। देखो महान किसी भी राजा का महान लगने का कारण होता है कि हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा महान काम करके गया हो। तो देखो ये क्या-क्या महान काम करके गया सो बताता हूँ। देखो अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना। यानी हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर आता है और ये 13 साल का रहता है और 13 साल में ही ये सम्राट बन जाता है। उसका प्रारंभिक संरक्षक कौन था? बैरम खान। तो देखो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए 1 मिनट। तो देखो ये बैरम खान नाम इसलिए स्टार्ट है कि क्वेश्चन यहाँ ये बने कि शुरुआती दौर में अकबर का संरक्षक कौन था? तो क्वेश्चन इस तरीके से बने, बाकी मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा तो आपको बताऊँगा। तो कौन करता? तो बैरम खान करता। तो इनका भी आप नाम याद करिएगा क्या? बैरम खान ने 17 वर्ष की आयु में जब सम्राट बनता है अकबर, तो संरक्षक कौन था? बैरम खान। प्रमुख विजय तो अभियान की देखें तो बैरम खान का पतन कब होता है? तो 1560 में होता है बैरम खान की मृत्यु। और अकबर ने शासन की भागदौड़ अपने हाथ में ले ली, यानी 1560 में कुल शासन अकबर ने ले ली। लेकिन उससे पहले 1556 से 1560 तक यानी 4 साल कौन समझ लो साम्राज्य संभालता है? तो वो बैरम खान मुगल सल्तनत को संभालता है 4 साल। और लेकिन शासक कौन रहता है? अकबर ही रहता है। और अगर ये बैरम खान चाहता है उस टाइम तो ये गद्दारी कर कर यानी अकबर को मार कर अपना वंश स्टार्ट कर सकता था, लेकिन इसके अंदर वफादारी थी जिसके कारण मुगल सल्तनत चला। अगर ये गद्दारी करता तो मुगल सल्तनत उसी टाइम डूब जाती। तो देखो राजपूत नीति, यानी अकबर ने विवाहित संबंधों और सम्मान की नीति अपनाई और आमेर के राजा भरमल पहले राजपूत थे जिन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। यानी
इन्होंने राजपूत नीति अपनाई महान कहलाने के लिए, और अकबर ने वैवाहिक संबंधों के लिए समान नीति की अपनाई, यानी अजमेर के राजा भरमल की पुत्री से इन्होंने विवाह किया था। और हल्दी घाटी का युद्ध ये लड़ते हैं, जो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576। तो मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया, और राणा ने हार नहीं माना और जंगलों में संघर्ष जारी रखा। यानी ये जो राणा लोग थे, ये हार नहीं मानते थे। और देखो आप लोग, अ, मैं उन लोगों को कुछ दो पॉइंट बोलना चाहता हूँ, ये टॉपिक से थोड़ा अलग है। बहुत से लोगों की मानसिकता है हिंदू मुस्लिम, तो मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूँ। देखो, मानसिंह ने के नेतृत्व में, यानी मुगल का बाबर का जो सेनापति था वो कौन था? मानसिंह, ये एक हिंदू था। और जो राणा सांगा का इनका जो था महाराणा प्रताप, इनके जो सेनापति थे वो मुस्लिम थे। तो देखो, जाति पात अब हो चुकी है, लेकिन पहले के दौर में जात पात नहीं था। तो आई नो आप लोग समझ सकते होंगे कि हाँ क्या चल रहा है। बाकी अगर मैं मेरे पास टाइम रहता तो मैं आप सभी को हिस्ट्री को इतनी डिटेल में पढ़ाता कि आप सभी को हिस्ट्री से लगाव इस तरीके से हो जाता कि हाँ, आप फिर कभी किसी राजवंश को गलत नहीं बोलते। हाँ, बाकी देखो, गलत मैं भी मानता हूँ किसे, औरंगजेब को, क्योंकि वो उस तरीके से काम करके गया था। बाकी अकबर महान है, अशोक सम्राट है, ये लोगों को सभी महान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो वो इस तरीके का काम करके गए। और देखो, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार, तो अकबर महान क्यों कहलाता है? ये सब कारण, जो ये चार पांच काम किया था, इसके कारण महा काम कहलाता है। देखो, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, यानी तीर्थ यात्रा, जो तीर्थ यात्रा होती है उस पे भी लोगों को कर देना पड़ता था, यानी टैक्स। तो उसको सबसे पहले समाप्त करता है, जिससे जो गैर मुसलमान लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं मुगल साम्राज्य से। फिर आता है 1564 में जजिया कर समाप्त करता है, जजिया कर को समाप्त कर देता है। फिर 1575 में इबादत खाना, यानी आराधनगिरी या इबादत खाना बनाता है, यह स्थापना की जहाँ सभी धर्मों के विद्वान चर्चा करते हैं। इबादत खाना मतलब समझ लो मस्जिद या मंदिर, ये सब काफ़ी ज़्यादा बनवाता है हर लोगों के लिए। और 1579 में मजहब की घोषणा की, और धार्मिक मामलों में अकबर स्वर्णपाली रहा, यानी ये धार्मिक मामलों में उतना नहीं रहता था, सभी को लेके चलता था, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। इसीलिए ये महान कहलाया, और इससे लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न थे। और फिर 1582 में दीन इलाही लाई, और जिसमें 3 भागों में बँटा था दीन इलाही, जिसका जो तीसरा भाग था उसमें था आईने अकबरी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दीन इलाही, जिसकी 3 भाग थी, और जो लास्ट का अंतिम भाग था उसमें था आईने अकबरी, जो 5 भागों में बँटा हुआ था। तो उसे कौन लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। तो इसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था, यानी ये जो आईने अकबरी थी, इसे स्वीकार करने वाला हिंदू जो था वो बीरबल नाम का था। अकबर बीरबल की कहानी भी आप काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे, तो यही बीरबल इन्हीं के दरबारी में था। और अकबर का प्रशासन की बात करें तो मनसबदारी प्रणाली लाता है। यह मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। जात पात और सवार घुड़सवारों की संख्या इसमें 2 भाग में थी मनसबदारी में, और जागीरदारी व्यवस्था भी रहता है, यानी अधिकारी को वेतन के बदले भूमि यानी जागीर दी जाती थी। यानी जो अधिकारी लोग थे, उन्हें कुछ को वेतन दिया जाता था, बाकी बहुत लोगों को वेतन की जगह भूमि दी जाती थी। और इनके दरबार में नवरत्न इनके दरबार में भी था। तो इतना हम डिटेल में देखो, पहला देखो नवरत्न जो इनके दरबार में था वो कौन-कौन है। जो तो वो पहला सबसे आ जाता है बीरबल, जो प्रशासन में था, और अबुल फजल जो लेखक था। तो देखो, ये नावों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक बार अच्छे से समझ जाना। फिर तानसेन जो संगीत गाता था। फिर टोडरमल जो वित्त मंत्री था, यानी टैक्स कलेक्ट करने वाला, यानी इनकम टैक्स जो समझ लो, वो था, वित्त मंत्री था। और मानसिंह सेन, तो ये सेना का था, यानी मानसिंह। और फिर आता है अब्दुल रहीम खान ए खाना, तो ये कौन था? ये खाना है मतलब खाना पीना ये सब का मामला देखता था। फिर मुल्ला दो प्याजा, फिर फौजी फ़कीर, फिर अजीउद्दीन। तो देखो, आपको नाम किसको याद रखना है, तो मैं उसे अलग हाईलाइट कर देता हूँ 1 मिनट। देखो, फर्स्ट आपको बीरबल का नाम याद रखना है। फिर दूसरा अबुल फजल का नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये लेखक था। फिर इनका नाम भी छोड़ो, फिर टोडरमल जो वित्त मंत्री थे, इनका आपको नाम याद रखना है। अब मान सिंह जो ये सेना के ये थे।
बस आपको ये जो येलो कलर का है, इसे आप याद रख लीजिए, बाकी सब स्किप करिए। ये 4 नाम आपको याद कर लीजिएगा। अध्ययशाला प्रणाली, यह राजा टोडरमल जो वित्त मंत्री था, द्वारा भू-राज्य के लिए शुरू किया गया था। यानी दहसाला प्रणाली में ये होता था कि 10 साल का रेशियो लगाने के बाद टैक्स कलेक्ट किया जाता था टोडरमल के द्वारा, ये राजा टोडरमल। तो अब देखते हैं आईना अकबरी, तो क्या है? तो लेखक कौन है आईना अकबरी के? तो अबुल फजल आईना अकबरी। और विवरण, तो यह अकबरनामा का तीसरा भाग था। यानी अकबरनामा का तीसरा भाग था आईन अकबरी। और महत्व, तो इसमें मुगल कालीन प्रशासन यानी जनगणना, राजस्व और संख्या की यानी जानकारी मिलती है किससे? आईन अकबरी से। अब परीक्षा के लिए इसे मुगल काल का गेटेटियर कहा जाता था। और देखो मुगल कालीन प्रमुख युद्ध, तो मुगल कालीन का प्रमुख युद्ध देख लेते हैं। और इसे मैं पीडीएफ आपको जब दूंगा तो आप पीडीएफ में अच्छे से एक बार पढ़ लेना। तो देखो सबसे पहले होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये कब होता है? 1526 में। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और फिर आता है खानवा का युद्ध। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। खानवा का युद्ध कब होता है? तो 1523 में। किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा। और उत्तर भारत पर पकड़ मजबूत हुई। फिर होता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब होता है? तो 1539 में। किसके किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी। और हुमायूं की हार होती है, ये बाहर भाग जाता है इंडिया छोड़ के। फिर होता है पानीपत की द्वितीय युद्ध। ये कब होता है? तो 1556 में, अकबर और हेमू के बीच। मुगलों का पुनरुत्थान हुआ, यानी पुनरुत्थान हुआ। और फिर होता है हल्दी घाटी का युद्ध। ये कब होता है? तो 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और मुगल विजय हुआ और विवाद स्थापित हुआ। फिर देखते हैं सामूगढ़ का युद्ध। यह कब होता है? तो 1558 में होता है। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच होता है। उत्तराधिकार का युद्ध होता है ये। तो ये देखो, ये कुछ मुख्य प्रमुख युद्ध है, जिसको आप टेबल फॉर्मेट में मैं दे दिया हूँ, इसको याद कर लेना। फिर देखो अंग्रेजों का आगमन होता है। तो अंग्रेज आगमन कब होता है? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती, जो ब्रिटेन में थी। और देखो भारत पे 1600 ईस्वी के कुछ दिनों बाद भारत पे राज करती है। और ये लमसम औरंगजेब के मरने के बाद से, औरंगजेब मरता है 1707-8 में। और इसके मरने के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती है। और फिर 1857 के क्रांति के बाद फिर ब्रिटिश क्राउन के पास चल जाती है। यानी उस समय तक सिर्फ एक राज कंपनी राज कर रही थी भारत पे। अब देखो जहांगीर का दरबार। तो 1608 में विलियम हॉकिंस और 1615 में सर थॉमस रो व्यापारिक छूट लेने पहुंचे। किसके पास? हम जहांगीर के पास। तो जहांगीर को काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट उफ्ट देते हैं, तो जिसके कारण जहांगीर मान जाते हैं कि हाँ आप लोग व्यापार करिए। फिर देखो सूरत। तो अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ? जहांगीर की अनुमति से सूरत में लगाया। तो जहांगीर ने अनुमति दे दी थी और पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया? तो सूरत में लगाया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप देख लीजिए। अब प्रभाव क्या हुआ? तो मुगलों को कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू किया। और बक्सर के युद्ध के बाद दीवानी अधिकार प्राप्त की। तो अंग्रेजों को अंग्रेज सॉरी, मुगल कमजोर होते हैं औरंगज़ेब के मरने के बाद। फिर उसके बाद कोई वैसा उत्तराधिकारी नहीं महान आता है, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने राजनीतिक में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। और देखो जहांगीर और शाहजहां, कला और वैभव। तो देखो जहांगीर 1505 से 1605 से 1627 तक राज करता है। और नूरजहां का प्रभाव, तो जहांगीर के शासन पर उसकी पत्नी नूरजहां का अत्यधिक प्रभाव था। और देखो ये जो नूरजहां थी ना, इसके बारे में भी बहुत सी थ्योरी है जो बताने से आपको काफ़ी अच्छा से क्लियरिटी होती है। लेकिन क्लास भी ज़्यादा लंबी हो गई है, जिसके कारण बताना सही नहीं है। तो सिलेबस ही देखते हैं। अन्याय, तो उसने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगाई, जिसमें 60 घंटियाँ थी। और सिख संत पांचवें गुरु यानी गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी दे दी गई। यानी अमीरों खुसरो की सहायता करते हैं कौन? गुरु अर्जुना देव। तो इनको फांसी दे दिया जाता है मदद करने के लिए। फिर इसके बाद आता है देखो शाहजहां। तो शाहजहां 1627 से 1658 तक राज करता है। और स्थापत्य कला, इसके काल में स्थापत्य कला काफ़ी ज़्यादा
ये रही थी। और इसे काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहते हैं, यानी मुगल काल का स्वर्ण युग शाहजहाँ के काल को ही कहते हैं। और उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाया। तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हाँ, ताजमहल मुमताज के नाम पे बनी थी। तो मुख्य वास्तुकला उत्साद उस्ताद अहमद लाहौरी। तो देखो, ये तो आपको पता होगा कि हाँ, मुमताज की याद में ताजमहल बना, लेकिन कौन बनाया? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद करना। देखो, मैं जितने पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ ना, उसको आपको याद करना ही करना है। तो उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। जो ताजमहल, लाल किला, ये सबको यही बनाते हैं। और उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ जिसे शाहजहाँ के अंतिम वर्ष में उसके चारों पुत्र यानी दारा शिकोह। देखो, दारा शिकोह काफी इंपॉर्टेंट है। ये अपाहिज था दारा शिकोह। और इसका दोस्त था कौन? तो इब्न बतूता, जो बाहर के जो यात्री थे। एक यात्री थे इब्न बतूता, जो कि दारा शिकोह नहीं, सॉरी, इब्न बतूता नहीं, फ्रांसिवर बर्नियर, ये इनके दोस्त हैं दारा शिकोह के। और दूसरा कौन था? शुजा, अ, और फिर औरंगजेब और मुरादा। तो आपको सिर्फ दारा शिकोह का नाम याद रखना, जो बड़ा था। और औरंगजेब था, ये तीसरा नंबर पे था। के बीच खूनी संघर्ष हुआ और जिसमें औरंगजेब विजय हुआ। यानी इन चारों के बीच खूनी संघर्ष होता है और औरंगज़ेब विजय होता है। तो देखो, इसके बाद औरंगज़ेब आता है, जो कि अपने आप को, इसका नाम था औरंगज़ेब आलमगीर। तो विस्तार और पतन मतलब 1658 से 1707 तक मुगल सल्तनत यहाँ तक ठीक चलती है। फिर इसके बाद पतन की ओर चली जाती है। तो विस्तार, इसके समय मुगल साम्राज्य भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा था। और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी नदी तक साम्राज्य फैली हुई थी मुगल की। और कठोर नीति, औरंगजेब ने नवरोज का त्योहार मनाना, झरोखा दर्शन और संगीत पर पाबंद लगाई। यानी इसे रूढ़ी साधक इसे कहते हैं, यानी जो गैर मुसलमान थे, यानी जो अलग धर्म को फॉलो करते थे, उसके साथ ये काफ़ी सख्ती से बर्ताव करता था और हर एक चीज़ में पाबंद लगा दिया था। इसीलिए यद्यपि वह स्वयं कुछ विनयवादक था। यानी धार्मिक विद्रोह, यानी सिखों, गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। आज जाटों, स्थानीयों और मराठों यानी शिवाजी महाराज, ये सब के साथ काफ़ी अलग ही इसका बर्ताव रहा था, जिसके कारण ये महान शासक नहीं कहलाता, ये सबसे अ, अलग ही शासक कहलाता है। तो देखो, दक्कन की समस्या। तो औरंगजेब ने अपने जीवन की अंतिम 25 वर्ष दक्षिण भारत में बिताए, जिसे औरंगजेब की कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी दक्कन की समस्या। और देखो, उत्तराधिकारी मुगल खान। तो इसके बाद कोई वैसा मुख्य शासक नहीं रहते हैं 1707 के बाद। इसके बाद उत्तराधिकारी वैसा नहीं रहता। और अंग्रेजों इसी के बाद ही भारत पे धीरे धीरे राज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, इसके बाद कौन कौन आता है? तो औरंगजेब के बाद मुगल सत्ता ताशा के पत्तों की तरह बिखर गई। यानी ताश जानते हैं ना, जो ताश खिलाता, तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, यानी बंटवारा होने लगा भाइयों में। तो परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, तो देख लो। तो इसके बाद आता है बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 से 1712 तक राज करता है। असाहे बेखबार कहा जाता था ये। फिर आता है जहांदार शाह, और फिर फारूक सियार। तो देखो, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। तो ये सब आप जो 8 नाम है, ये सबको आप स्किप करिए, ये सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ औरंगज़ेब यहीं तक नाम याद रखिए। और फिर जो इसके लास्ट शासक थे, बहादुर शाह जफ़र। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लो। बाकी ये सब जो थ्योरी है, इसे आप पढ़ लेना। ये प्लासी का युद्ध के समय शासक था, बक्सर के युद्ध में इसके साथ हुआ शाह आलम द्वितीय। तो देखो, जब अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ाऊँगा ना, तो मैं इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊँगा कि हाँ, बक्सर का युद्ध कैसे होता है अंग्रेज़ों के द्वारा। और ये 1764 में शामिल रहता है शाह आलम। तो ये भी इम्पोर्टेंट, तो इसको भी देख लेना। और लास्ट ये जो बहादुर शाह जफ़र, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अंतिम मुगल शासक 1857 की क्रांति के बाद रंगून निर्वासित किया गया। यानी रंगून जो म्यांमार की एक ये थी, अब वहाँ भेजा के इसको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई और वहीं इसका कब्रिस्तान है। तो बहादुर शाह जफ़र की भी कहानी बताऊँगा जब 1857 की क्रांति पढ़ाऊँगा मैं। तो अभी मुगल काल चल रहा है, तो इसे उतना नहीं बताऊँगा, 1857 की क्रांति में बताऊँगा। तो देखो, बहादुर शाह जफ़र का लास्ट एक दो लाइन बोलता है कि इतनी, मतलब ये बदनसीब है कि
हिंदुस्तान की 2 गज़ ज़मीन ना मिली इसे, ये एक शायरी इसकी है, मुझे तो याद नहीं है, बस उसका थ्योरी याद है कि हाँ, इसका कहने का मतलब था कि ये इतना बदनसीब था बहादुर शाह ज़फ़र कि इसे हिंदुस्तान में 2 गज़ ज़मीन नहीं मिली। तो ये इसकी शायरी थी, तो वो सिलेबस में मैटर नहीं रखती। फिर देखो मुगल प्रशासन और अर्थव्यवस्था। तो केंद्रीय प्रशासन तो जो सम्राट था और उसकी सहायता से के लिए वकील यानी प्रधानमंत्री और अमीर बख्शी और सैन्य विभाग का प्रमुख होते थे। और मनसबदारी यह एक ग्रेडिंग सिस्टम थी और उच्चतम मनसब राजकुमारों के दी जाते थे, यानी जो ऊंचा पोस्ट रहता था वो राजकुमारों को दी जाती थी। और राजस्व व्यवस्था यानी जब्ती या दहसाला प्रणाली, ये दो प्रणाली थी। जब्ती यानी जब्त कर लेना और दहसाला यानी 10 साल का एवरेज निकाल कर उनसे कर वसूलना। प्रणाली सबसे प्रसिद्ध थी जिसे राजा टोडरमल ने लागू किया था। तो क्वेश्चन ये बने कि राजा टोडरमल ने कौन सा 10 साला प्रणाली किसने लगाया, तो राजा टोडरमल ने। और मुद्रा तो सोना का सिक्का, मुहर, चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलता था। यानी आप पूछते ना मार्केट में कि इसका कितना दाम है, तो तांबे का जो रहता था ना उसे दाम बोला जाता था, तो यही। अब बाकी जो हम रुपया बोलते हैं ना, रुपया, ये कौन शुरू करता है, तो वो शेरशाह सूरी शुरू करता है रुपया इंडिया में, जो आज तक चलती है, यानी रुपया के नाम से। ये नाम शुरू करता है शेरशाह सूरी। और दाम यानी तांबे का दाम, ये भी शेरशाह सूरी शुरू करता है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, रुपया का और दाम। यानी चांदी का पैसा को रुपया बोलते थे और दाम तांबे का सिक्का को। अब मुगल साम्राज्य के पतन के गहरे कारण, तो देखो औरंगज़ेब की कट्टरता, यानी अंग्रेज़ेब वो काफ़ी ज़्यादा कट्टर था। और राजपूतों और मराठों का समर्थन खो देना, यानी जैसे अकबर था ना वो सभी को लेके चलता था, यानी राजपूतों के साथ भी चलता था, मराठों हर को लेके चलता था, इसीलिए वो ज़्यादा दिन तक चला। और इसके बाद जो औरंगज़ेब के बाद कमज़ोर उत्तराधिकारी, यानी जो इस औरंगज़ेब था हर किसी से दुश्मनी ले लिया था, और उसके जो शासक थे तो उनका कौन समर्थन करेगा, तो वो कमज़ोर ही न रहेंगे। तो औरंगज़ेब के बाद कोई भी राजा योग्य नहीं था। ये भी मुख्य कारण था इसके पतन के कारण। और आर्थिक संकट, यानी शाहजहाँ के निर्माण कार्य और औरंगजेब के युद्ध के खजाना खाली कर दिया। यानी शाहजहाँ इतना महान स्ट्रक्चर बनाता है ना कि इनका धन ही खाली हो जाता है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि मुगल जो आए भारत को लूट कर नहीं गए, भारत को लूटे और भारत में ही खर्च करके वो चले गए। और क्योंकि यहीं खर्च किए थे, औरंगजेब युद्ध के खजाना खाली हो चुका था इनका। और देखो यूरोपीय कंपनी का उदय भी इसी तरीके से हो जाता है इसी समय काल में। और अंग्रेजों की आधुनिक सैन्य शक्ति और नौसेना के सामने मुगल टिक नहीं पाए। यानी नौसेना और इनकी महान शक्ति, यानी बंदूक बंदूक के कारण ये टिक नहीं पाए। तो कल हम देखेंगे अंग्रेजों के बारे में। तो देखो शॉर्ट रिवीजन वर्ल्ड नाइलर कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट से। तो देखो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर जीतता है। 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा मुगलों का निष्कर्षण हुआ। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर जीता। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और 1582 में दीन इलाही की घोषणा की। और 1698 में औरंगजेब और राज्यभिषेक हुआ, किसका, औरंगजेब का। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ, यानी नादिर शाह का आक्रमण। और 1857 में मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत, यानी 1857 में मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो क्योंकि रीजन भी देख लेते, तो संस्थापना कौन करता था, बाबर। और ये कहाँ का था, तो तुर्क का था। और सबसे महान कौन था, अकबर। क्यों कहलाता, तो धार्मिक सहिष्णुता के लिए महान कहलाया। और सबसे कलाकार में तो जहांगीर, क्योंकि चित्रकला में सबसे ज़्यादा जहांगीर था। और बाकी जो शाहजहाँ था वो वास्तुकला था। तो देखो क्वेश्चन यहाँ ये बने कि मुगल काल में वास्तुकला सबसे ज़्यादा किस राजा के काल में हुई थी, तो वो शाहजहाँ के। और चित्रकला पूछे तो वो जहांगीर के काल में। तो जैसे आपने हुमायूं टॉम्ब देखा होगा, कितनी खूबसूरत है। तो चित्रकला जहांगीर में और वास्तुकला शाहजहाँ में। तो सबसे विवादित यानी औरंगजेब के बारे में होता है, जो कि धार्मिक नीतियों के लिए काफ़ी ये औरंगजेब चर्चा में रहता है। और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। राजभाषा कौन सी थी, तो फारसी इनकी राजभाषा थी। अब मुख्य युद्ध तो पानीपत, खानवा और हल्दी घाटी और बक्सर, ये 4 मुख्य युद्ध हैं जो आप याद कर लेना। तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट हो जाता है। और इसकी पीडीएफ दे दूंगा, इसको एक बार अपने से पढ़ लेना। और अभी तक कितने लोग मेरे साथ जुड़े थे वो एक बार कमेंट जरूर कर देना, ताकि मेरा मनोबल बना रहे।
और बायो में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर जॉइन होकर इसकी पीडीएफ ले लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।